नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों द्वारा यह देखा जा रहा है कि जो हमारे नर्सिंग होम एक्ट और आयुष्मान भारत योजना के जो नोडल अधिकारी हैं दुर्ग जिले के डॉक्टर अनिल शुक्ला जी, इनके नेतृत्व में इस विभाग की टीम द्वारा विभिन्न नर्सिंग होम जो निजी चिकित्सालय उनमें लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। मरीजों से चर्चा की जा रही है, अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों की जांच की जा रही है, मापदंड वो उस अस्पताल संचालक द्वारा पूरे किए जा रहे हैं अथवा नहीं, इसकी भी जाँच की जा रही है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल शुक्ला जी। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह की प्रक्रिया है, जो निजी अस्पताल संचालक होते हैं मापदंडों का उनके द्वारा पालन किया जाता है अथवा नहीं। चूँकि ज़्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि जो निजी अस्पताल संचालक हैं मात्र खाना पूर्ति करते हैं मापदंडों को पूरा करने को लेकर के, और लेकिन वास्तविकता इसमें कुछ और होती। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद है शुक्ला सर। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे एक ये, चूँकि सर लगातार आपके द्वारा पिछले कुछ दिनों से अपनी टीम के माध्यम से विभिन्न अस्पतालों में सुबह क्या या कहें देर रात भी छापामारी की जा रही, तो सर किस तरह की चीज़ें देखने वाली सामने आ रही हैं सर मापदंडों को लेकर के? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि नर्सिंग होम एक्ट जो है ये एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। इसके तहत जितने भी उस ज़िले के संचालित जो प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट हॉस्पिटल या कहें जो भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उनको एक गाइडलाइन रहती है और नर्सिंग होम एक्ट का पालन सभी को करना अनिवार्य है। उसी के तहत जो है हमारी टीम जो है लगातार जो है पिछले कई महीनों से, मैं चूँकि अभी 6 महीने पहले ही मुझे इसका प्रभार दिया गया है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो एक जनमानस है, जो एक आम जनता है जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, कुछ हॉस्पिटल जो है इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि रूटीन उसमें जांच नहीं होती थी, कहीं न कहीं कुछ गैप आ जाता था। तो उसी के तहत हमने एक टीम गठित किया है और माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में ये लगातार अभियान चल रहा है, जिसमें हमको कुछ कमियां कुछ हॉस्पिटलों में मिली और कई जगह जो है बड़ी बड़ी कमियां मिली। जैसे उदाहरण के तौर पे आयुष्मान भारत का जहां भी इम्पैनल्ड जिस हॉस्पिटल में, वहां पे जो लाभार्थी हैं, जिन मरीजों को उसका लाभ मिलना चाहिए, लगभग 163 ऐसी बीमारी है जो सरकारी उसमें रिज़र्व है। बाकी सभी बीमारियां जो है पैकेज जो है वो सभी को हॉस्पिटल में डिस्प्ले करना रहता है। आयुष्मान भारत की जो योजना है और क्या क्या जो सरकारी योजना है उसको अपने हॉस्पिटल के जहाँ पे रिसेप्शन रहता है, जहाँ पे मरीज बैठता है, वहाँ पे डिस्प्ले करना रहता है। तो उसी कड़ी में जो है जब हम लगातार जाँच कर रहे थे तो एक हमको पोर्टल के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक जानकारी लगी आरोग्यम हॉस्पिटल की, जो कि एक बड़ी घटना थी, बड़ा हॉस्पिटल था, इसलिए हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब हम वहाँ पे गए, उस शिकायत ये थी कि एक 13 साल की बच्ची थी जो राजनंदगांव की कापा एक डोंगर गांव में एक जगह है, वो शायद ऐसा उनका कहना था कि वहाँ पे उसको उल्टी हो रही थी, ये हो रही थी, और उस शिकायत को लेकर के 1-2 दिन वो वहाँ पे लोकल हॉस्पिटल में एडमिट हुए। फिर वो ले आकर के यहाँ पे जो आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है कादम्बरी नगर में बाईपास रोड के किनारे पे, वहाँ पे उन्होंने एडमिट किया। एडमिट में उन्होंने 5 अप्रैल को ये बताया कि उसके जो सिम्टम साइन थे कि उसको उल्टी हो रही थी, नासिया, वोमिटिंग, उन्होंने एडमिट किया। लेकिन कोई भी मेडिकल साइंस में आजकल इतनी एडवांस है कि सिम्टम साइंस से आप ये पता कर सकते हैं कि क्या उस बच्ची ने, वो भी 13 साल की बच्ची, क्या उसने कोई जहर खुरानी का कोई मामला था, क्या है। तो सबसे पहले तो जो संबंधित थाना है वहाँ पे उनको सूचित करना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया। और हालांकि बाद में जब वो 21 अप्रैल को रात्रि में उसकी जब मृत्यु हो गई, उसके कुछ चंद घंटों पहले उन्होंने सीटी चेस्ट किया था, जिसमें ये साफ जाहिर हो गया था कि उनको जहर खुरानी था, ऐसा अस्पताल प्रबंधन का कहना है। लेकिन हमने जब उसकी टीम बना करके जब जांच की वहाँ पे, तो हमें ये एक चीज़ और बहुत चौंकाने वाली पता चली। उनके पिताजी ने, जब वहाँ पे लड़की की मृत्यु हुई, तब उसके पिताजी को बताया गया कि आपने हमें बताया नहीं कि इसने जहर खाया था, हमने पूछा भी था, फलाना ठिकाना जो भी। लेकिन ये डॉक्टर इतना बड़ा हॉस्पिटल खोले हैं, ये डॉक्टर्स जो जांच कर रहे थे, पहले उसका किडनी का किए, फिर बाद में उसके लीवर का किए, फिर बाद में उसके चेस्ट किए, लगातार सिर्फ उसका जांच कर रहे थे और लगभग 1,15,000 रुपये नकद लिए, जो कि नियम विपरीत है, एक्ट का उल्लंघन है। आयुष्मान भारत में जब उसको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उसको नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो मृत्यु होगी तब जाकर के वो पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दिए, और सूचना देने के बाद उसको, लड़की को, जब वो ले जा कर के
पीएम वगैरह हुआ, उसको क्रियाकर्म किए, तो उसके पिताजी ने जो हमको बताया कि हमने क्रियाकर्म के लिए भी पैसा मांगा, लेकिन वो हमको दिया नहीं, उल्टा हमसे दबावपूर्वक उन्होंने ये लिखवाया कि हमने आपसे कोई पैसा नहीं लिया है, सब आयुष्मान भारत से हुआ है। लेकिन चूंकि अस्पताल प्रबंधन को ये मालूम नहीं है कि उसने पहले ही हमको ये पूरा अपना बयान लिखित में भी दिया था, और हमारे टेलीफोनिक में हमारे स्टाफ ने उनसे पूरी चर्चा की थी कि आपका क्या हुआ, कैसा हुआ, जब हमारे संज्ञान में ये केस आया। तो जब हम उसकी गहराई से जांच करने गए, टीम गठित हुई, जब हम जांच करने गए तो इसको हमने सही पाया, और टीम के जो अभिमत था उसमें सब लोगों ने यही दिया कि चूंकि इसकी पूर्व में भी शिकायत आई थी और लगातार शिकायत आ रही थी, नोटिस दिया गया था उनको, स्पष्टीकरण का जवाब कोई भी संतोषजनक पाया नहीं गया। और इसी बीच में हमको जांच करने में ये भी पता चला कि वहाँ पे हमारे यहाँ से जो डॉक्टर कुलदीप हैं जिला अस्पताल में, वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो भी वहाँ विजिट करते हैं, जबकि नियम के विपरीत है। जो एनएचएम है उनके स्टाफ में ये 5वें नंबर में कॉलम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कहीं नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने किया। अभी हमने उनको 2 नोटिस जारी किया है और तीसरी नोटिस का जवाब नहीं आया। हमने उच्च अधिकारियों को उसमें नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई करने के लिए लिखा हुआ है। उसमें उनसे रिकवरी भी हो सकती है, ये उच्च अधिकारियों के उसमें विवेक निर्भर है। दूसरी बात, हमको इसी जांच में ये भी पता चला कि वहाँ पे एक महिला जो है प्रसूता, उसकी वो शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुई थी, वहाँ पे उसकी डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद जो है, जो कि जहाँ पे 16 डायलिसिस मशीन है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, बड़ा हॉस्पिटल है, सब सुविधा से भरपूर है, इसके बावजूद वहाँ से उन्होंने रेफ़र किया आरोग्यम हॉस्पिटल में, और वहाँ जाने के बाद महिला की मृत्यु हो जाती है। महिला की एज केवल 28 साल थी। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि जो नियम का पालन इसके पहले वीवाई हॉस्पिटल ने नहीं किया था, क्योंकि ये नियम होता है कि अगर किसी भी महिला का अगर डेथ होती है, मैटरनल डेथ होती है, विदिन 48 आवर 48 घंटे के अंदर आपको संबंधित सीएमएचओ ऑफिस में इसकी सूचना देनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ डेथ ऑडिट भी होता है, निरंतर जो भी समय उसका निर्धारित रहता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है उनमें गैप बहुत बड़ा था, और ये बहुत बड़ी लापरवाही, अभी उसकी जांच और भी डीप में चल रही, बहुत परत पे परत खुलते जा रही हैं। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि जो भी सुविधा है स्वास्थ्य विभाग की, या जो भी अस्पताल अपने यहाँ जो सुविधा देते हैं, वो एक आम जनमानस को, किसी भी जनमानस का, किसी भी व्यक्ति को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, सबको उसका लाभ मिलना चाहिए, जो कि आरोग्यम हॉस्पिटल लगातार लापरवाही एक परत खुलते जा रही है, और दिन का दिन बहुत सारी शिकायत आ रही है। उसके बाद लोगों ने समाचारों में पढ़ा तो कई लोग जाकर के अपना पैसा वापस लिए, उसकी भी जानकारी हमारे पास है, जो इन्होंने नगद लिया था, जिनको नहीं लेना था। तो ये लगातार अभियान चालू रहेगा। हमने इसी तरीके से इसी कड़ी में कई हॉस्पिटल में हमने, जैसे आपका गायत्री हॉस्पिटल भिलाई का है, वहाँ पे 13 मरीज एडमिट थे, 3 फ्लोर का हॉस्पिटल था, 2 फ्लोर में 7 मरीज ऊपर फर्स्ट फ्लोर में थे, बाकी नीचे थे, और वहाँ कोई लिफ्ट नहीं है, रैम्प भी एकदम घिसा पटा था, अंधेरा था, साफ सफाई का पूरा वो था, कोई भी नॉर्म का वो नहीं था। हमने उनको भी नोटिस जारी किया है। और सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात कि 13 मरीज आईपीडी में एडमिट होने के बाद भी जो वहाँ पे हॉस्पिटल में जो देखने वाले जो जिनकी जिम्मेदारी दी गई थी नियम के विपरीत, उसमें 2 आयुर्वेद डॉक्टर थे, उसमें भी एक डॉक्टर का भी इंटर्नशिप चल रहा है, राजीव लोचन हॉस्पिटल से, अभी उसकी इंटर्नशिप भी कंप्लीट नहीं है। इंटर्नशिप करने के बाद ही डिग्री मिलती है डॉक्टर की। तो ये इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है एक आम जनता के साथ, उनको पता नहीं रहता, वो बेचारे बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं, एडमिट करते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार है या जो परिजन हैं उनको। दूसरी बात, ये एक भ्रामक फैलाया जा रहा है लोगों के प्रति, कुछ जनप्रतिनिधियों को लेकर के, क्योंकि हो सकता है उनको भी इसके बारे में उतना आइडिया नहीं हो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आरोग्यम हॉस्पिटल के पूर्व से, उसके पहले से ही हमारे जिला अस्पताल में 5 डायलिसिस मशीन है, कम से कम 16 डायलिसिस मशीन प्राइवेट सेक्टर के जिला शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में है, शंकराचार्य हॉस्पिटल में है, 3 डायलिसिस मशीन जो अपना सरकारी है चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल में वहाँ पे है, और 11 जो है डायलिसिस मशीन मित्तल हॉस्पिटल में है, 10 डायलिसिस मशीन हाईटेक हॉस्पिटल में है, 8 डायलिसिस मशीन स्पर्श हॉस्पिटल में है। तो इस तरह करते करते अगर देखा जाए तो अपने यहाँ कम से कम 53 डायलिसिस मशीन है, जहाँ पे घर बैठ करके 108 नंबर डायल करें और आप उसमें जा करके हॉस्पिटल में रोटेशन वाइज लगातार वो डायलिसिस चल रही है। इसलिए किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ भ्रम लोग फैलाते हैं। बट एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा और आह्वान करना चाहूँगा
किसी से किसी भी हॉस्पिटल से हमारा कोई व्यक्तिगत वो नहीं है। जिस हॉस्पिटल में चाहे वो बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो, अगर वहाँ पे नियम का पालन नहीं होगा तो पूरी प्रक्रिया का पालन कर करके एक्ट के तहत जो भी नियमानुसार कार्रवाई की उसमें हम कभी भी पीछे नहीं होंगे। उसके लिए हमें जो भी करना होगा हम बिल्कुल नियम का पालन करके करेंगे। सर यहाँ सवाल एक ये भी आता है क्योंकि आपके पास शिकायत आई थी सर, कुरुद का कोई मरीज था जिनसे दुर्ग में संचालित गंगोत्री हॉस्पिटल के संचालक द्वारा पैसा लिया गया था और उसका जनरल मेडिसिन का सर उपचार किया गया था सर। सबसे बड़ी बात यह है कि इस संदर्भ में मैं आपको दो चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो मेरी जानकारी में मुझे पता चला कि गंगोत्री हॉस्पिटल जो ओम परिसर में है दुर्ग में, वहाँ पे एक मरीज को जिला अस्पताल, हमारे दुर्ग जिला अस्पताल में एडमिट किया गया था। एक्चुअली में जिला अस्पताल से अगर कोई मरीज को रेफ़र करेंगे तो हायर सेंटर जाएगा, एम्स में जाएगा या किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो करके कुछ बीच के संदिग्ध लोगों में, जैसा मुझे शिकायत प्राप्त हुई है, मैंने अभी कल उनको नोटिस भी जारी किया है। नोटिस में अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करेंगे, इसमें हम कोई पीछे नहीं रहेंगे। बट मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो जो शिकायत थी उसमें ये था कि उसको यहाँ से ले करके गंगोत्री हॉस्पिटल में एडमिट किए। गंगोत्री हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उनसे जो है, जो आयुष्मान को जो उनको लाभ मिलना चाहिए वो तो लाभ दूर की बात है, उनसे नगद जो है ले करके और कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया है। क्योंकि उनके पूरे परिवार लोग जो है हर जगह उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की है, मेरे पास भी शिकायत आई है और एक पोर्टल के माध्यम से भी मुझे इस बारे में जानकारी लगी है। उनका जो बयान था उससे मैं ये जो मैं उसमें लिखित में जो मुझे शिकायत प्राप्त हुई थी लगभग वही उन्होंने बयान भी दिया है। हमने उसके लिए कड़ी कार्रवाई करने के लिए अभी हमने उनसे जवाब मांगा है और उनका जवाब अगर संतोषजनक होगा तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। ज़रूरत पड़ने में उनका लाइसेंस भी निरस्त करने के बारे में भी हम विचार कर सकते हैं। सर चूंकि इस तरह के जो मामले लगातार सर प्रकाश में आते हैं, आप लोगों द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है, लेकिन सर कुछ निजी अस्पताल संचालक ऐसे भी हैं शहर में, चाहे दुर्ग शहर की बात करें, भिलाई की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जिनके द्वारा सर ये आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी ऐसे मरीजों से पैसा लिया जाता है। तो सर इनके खिलाफ ऐसी कोई सख्त कार्रवाई नहीं कि जैसे किसी एक के ऊपर की जाए जो मापदंडों का उल्लंघन कर अपने अस्पताल का संचालन कर रहा है, तो दूसरे जो अस्पताल संचालक हैं तो उनको कहीं ना कहीं सर सबक तो मिलेगा सर एक। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी आप देखिए आरोग्यम जो सुपर स्पेशलिटी मल्टीपल हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, स्पेशलिस्ट वो वहाँ पे किडनी का ट्रीटमेंट लोग लेने ज़्यादा आते हैं, डायलिसिस होता है। बट कहीं ना कहीं उसने एक रैकेट इस तरह कर चला करके रखा हुआ है जो प्रथम दृष्टया में जो समझ में आ रही, जितनी शिकायतें लोगों ने लिखित में दिया है। एक जन ने ये शिकायत दिया कि हमारे पिताजी को उन्होंने एडमिट किया वहाँ पे, फिर उसको डिस्चार्ज किया, फिर दोबारा बुलाया, एडमिट किया और उसी दिन डिस्चार्ज किया कि अब जो है इनको ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनको प्रॉब्लम थी किडनी की, यूरिन उनका रिटेंशन हो रहा था। वो चला गया, 1 महीने बाद जो है वो फिर आया और फिर जब उसको एडमिट किया तो बताया कि इनका जो है प्रोस्टेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला कि कल आपकी 11 बजे टाइम कुछ दिए थे कि आप कितने बजे हम ऑपरेशन कर देंगे पिताजी का, इनको ठीक हो जाएगा। अगले दिन वो जैसे 11 बजे, एक उदाहरण मैं टाइम दे रहा हूँ कि 11 बजे मान लीजिए उनको टाइम दिया गया था ऑपरेशन का, तो 1 घंटे पहले ये परिजन जो है आ गए थे कि भाई पिताजी का हमारे ऑपरेशन है, तो 1 घंटे पहले हॉस्पिटल पहुँच जाए अपनी तैयारी के साथ। जब वो वहाँ गए तो आश्चर्यचकित बात यह है, किसी भी मतलब व्यक्ति को ये बहुत आश्चर्य होगा सुन करके कि उनको डॉक्टर साहब ने बताया वहाँ पे, डॉक्टर दारुका ने, कि उनका हमने ऑपरेशन सुबह ही कर दिया 6 बजे ही। परिजन आश्चर्य हो गए, कह रहे हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं, हमको बताया नहीं आपने। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेटर है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है और ये बहुत दिनों से चल रहा है, लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है। फिर भी उसने ये कहा कि चलो ठीक है, हो सकता है डॉक्टर साहब अगर अर्जेंसी में कर दिए होंगे, ऐसी ज़रूरत पड़ गई। उसने कहा ठीक है, डिस्चार्ज हो गए, वो घर चले गए। 1 महीने बाद जब उसके पिताजी को बहुत तकलीफ हुई तो उनके पिताजी कहेंगे कि लगता है वहाँ के आराम नहीं मिला, वहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ कहीं दूसरी जगह दिखा देते हैं, क्या बात। वो फिर शायद जहाँ तक मेरे जानकारी में स्पर्श हॉस्पिटल गए। वहाँ पे जब वो उन्होंने हिस्ट्री बताया कि हमने इनका प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराया लेकिन फिर भी तकलीफ। जब वहाँ गए तो वहाँ पे उन्होंने लेप्रोस्कोपी में, उसमें दूरबीन में उनके लड़के को बुलाया और लड़के को बुला के बोला कहाँ प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ, आप देखिए खुद।
तो उन्होंने अभी फोरम में भी शिकायत की है और उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की। हमारे पास जब शिकायत आई हमने इसके बारे में उनको नोटिस भी जारी किया था, लेकिन उनका जवाब अभी संतोषजनक नहीं है। अभी कुछ चीज़ें और कुछ तथ्यों में अभी उनका और जांच चल रही गहरी। तो ये शिकायत जो है लगातार आरोग्यम की लगातार आ रही है और कहीं ना कहीं जो है मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि उसी कार्रवाई की वजह से कि उनका 1 साल का जो आयुष्मान का जो वो है उसको निरस्त कर दिया गया है राज्य शासन की तरफ से, क्योंकि हमने अपना अभिमत दिया था और माननीय कलेक्टर महोदय ने उसको राज्य सरकार को प्रेषित किया था और उसमें कार्रवाई भी हो गई है। और उसी कड़ी में लोग जागरूक हुए तो कहीं ना कहीं जो जिनसे भी इस तरह का नगद लिया गया है जो नहीं लेना चाहिए उनको लाभ देना चाहिए था आयुष्मान कार्ड का, लेकिन उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ ना दे करके नगद लिया गया है। तो ऐसे सभी व्यक्ति अलर्ट हो गए हैं और कुछ ना कुछ इसके अच्छे भी रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ लोग सतर्क भी हो गए हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि कहीं ना कहीं जो है लोगों की आदत बहुत दिन से पड़ी हुई थी, तो धीमे धीमे सब सुधार होगा और मुझे उम्मीद है कि अगर सुधार होता है तो ये जनहित के लिए बहुत अच्छा है और इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये कोई हमारा पर्सनल इशू नहीं है, लेकिन ये जनहित का इशू है और हम उसी का नियम का पालन करके ही सब कर रहे हैं। सर ये चूँकि ये भी देखा जाता है कि कई सारे ऐसे निजी अस्पताल संचालक हैं जो सर MBBS डॉक्टरों की जगह पे सर BAMS के जैसे डॉक्टरों की नियुक्ति करते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टरों को अपने स्टाफ में शामिल करके रखते। तो सर इस तरह के जो कार्यप्रणाली अपनाते हैं उससे तो सर जो वहाँ अस्पताल में इलाज कराने आते हैं मरीज, तो उनकी जान पे सर कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। सर बिल्कुल आपका कहना सही है। मैं देखा हूँ कि कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जहाँ पे, लेकिन अब ये करना थोड़ा उनके लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि मैं अब पूरी लिस्ट मंगाया हूँ और मेरे पास सब लिस्ट आ भी गई है। वो अभी धीमे धीमे करके अपने आप आपको ये सुनाई देगा आने वाले समय में कि ऐसे जो भी डॉक्टर्स हैं जो, क्योंकि नियमानुसार जो आयुष्मान भारत का जो पैनल रहता है उसमें एक डॉक्टर को 3 हॉस्पिटल तक करने का वो है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे HR उनके है ही नहीं। तो हमारे पास जो HR की लिस्ट है, अगर वो टैली नहीं खाएंगे तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी। जैसे भी उदाहरण के लिए हमने गंगोत्री हॉस्पिटल को भी इसी संदर्भ में नोटिस दिया और जो हमने औचक निरीक्षण रात को 8 बजे किया तो वहाँ हमने पाया कि 2 आयुर्वेद डॉक्टर थे जिसमें कि एक ट्रेनी थी, जो कि बहुत बड़ी लापरवाही है और उनके आयुष्मान के साथ साथ फाइन के साथ साथ अगर नहीं सुधार होगा तो उनका लाइसेंस भी निरस्तीकरण करेंगे। सर नियमानुसार क्या मापदंड होते हैं सर एक नर्सिंग होम के संचालन को लेकर के? नियमानुसार तो बहुत सारी चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें हैं, अगर मान लीजिए वो 10 बेड का है, 20 बेड का है, 30 बेड का है, उसके अलग अलग नॉर्म है। और संभवतः हमको तो क्या है कि अगर कोई भी क्लिनिक है या 10 बेड के हॉस्पिटल हैं तो उसमें 10% को भी अगर हम जा करके औचक निरीक्षण करते हैं तो उसमें अगर हम पाते हैं कुछ कमी है, क्योंकि क्या है आज की तारीख में मैं ये बड़े स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना है। बहुत सारी चीज़ें लोग देख करके सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप ग्राउंड रियलिटी देखने जाते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं रहती है। कई जगह पार्किंग नहीं रहती है, कई जगह आपके डिस्प्ले नहीं रहते हैं, कई जगह आपकी जो OT की जो साइज़ है, जो आपके लैब की साइज़ है, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट नहीं होती है। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल अपन कर सकते हैं, कई चीज़ें नहीं होती प्रैक्टिकल, बट लेकिन एकदम से ब्लंडर अगर कोई चीज़ होती हो तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई पूरे प्रक्रिया का पालन करके किया जाएगा और आगे भी ये जारी रहेगा अभियान। निजी अस्पताल जो संचालक जिनके द्वारा आयुष्मान कार्ड से इलाज किया जाता है, तो सर इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए विभाग का संबंधित कोई कर्मचारी सर इस दौरान मौजूद रहता है क्या? उसके लिए जो कंसल्टेंट होते हैं आयुष्मान भारत के, वो हमारे दुर्ग जिले में रहते हैं और जो राज्य नोडल एजेंसी है उसकी मॉनिटरिंग करती है, क्योंकि जितने भी संबंधित हॉस्पिटल हैं जहाँ पे उनको सुविधा दी गई है, आयुष्मान इम्पैनल्ड है, उनकी बराबर एक मीटिंग होती है, कभी VC होती है। अभी जैसे हमने कुछ दिन पहले जो है जितने भी हॉस्पिटल थे उनके सबको बुला करके हमने एक बैठक की थी, उनमें हमने उनको सख्त निर्देश भी दिया था कि अभी जितनी भी ये आपकी जो योजना है इसका बराबर जो है समीक्षा की जा रही है। आपको जितने भी डिजिटल वो हैं अपने स्टाफ के, नर्सिंग स्टाफ के, सबको आपको विदिन 10 डेज जो है उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। जो आपके हॉस्पिटल के जो परिसर हैं वो हर मरीज को ये दिखे, डिस्प्ले हो कि यहाँ आपके पास एक काउंसलर आप बिठाइए। हमने काफ़ी उनको विस्तृत जानकारी दी है। अभी बीच में जब भी कोई भी ऐसी घटना होती है तो हम लगातार उसमें बिना बताए औचक निरीक्षण करते हैं, और जब भी इस तरह की कोई भी चीज़ें कहीं भी किसी मरीज को होती है, अगर वो 104 में हमको डायल करके सूचना देते हैं, हम उसमें नोटिस भेज करके फिर उसमें कार्रवाई भी करते हैं जो नियम है।
सर एक सवाल ये भी है कि चूंकि जैसे कोई किसी कारणवश व्यक्ति अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बना सका है और उसकी तबीयत खराब होती है, तो सर तात्कालिक रूप से सर आयुष्मान कार्ड बनाने की भी कोई व्यवस्था है क्या सर? देखिए, इसमें इसका प्रक्रिया का पालन जो है 2 तरह से होता है। एक तो क्या है कि जो जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, लेकिन अभी सभी अस्पतालों को हमने ये निर्देशित भी किया है, जो हमको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिला है कि वो सबका आयुष्मान कार्ड बनाना चालू करें। उसके लिए सब बहुत सिंपल सी बेसिक चीज़ चाहिए रहता है। एक तो उनका जो आधार कार्ड है, राशन कार्ड से वो लिंक होना चाहिए। तो वो संभवतः सभी लोगों को ये पता है, जिन लोगों का लिंक नहीं उनका लिंक करवाया जा रहा है। तो उसमें क्या है कि जो बीपीएल धारी हैं उनको 5 लाख रुपए तक का उसमें लाभ मिलता है, और हमारे छत्तीसगढ़ में जो एपीएल का है वो 50,000 तक का है। और जैसे ही 31 मार्च आता है, अगर मान लीजिए किसी 5 लाख का 1 लाख बचा हुआ है तो 31 मार्च को 0 हो जाता है, फिर 1 अप्रैल को 5 लाख उसमें अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इसलिए ये कार्ड बनाने की प्रक्रिया को और आसान कर दिया गया है। अभी बीच में पिछले महीने जो है एक बहुत अच्छी सरकार की योजना भी आई थी कि उसमें जो है घर बैठे जो है आप अपने मोबाइल, जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसमें ओटीपी आता है, और उससे आप अपने कार्ड को 24 घंटे के अंदर वो अप्रूवल होकर के राज्य से आपके पास आ जाता है और वो कार्ड बन जाता है। आप उसको दिखा सकते हैं। डिजिटल दिखाने से ये फ़ायदा है कि आप उसको दिखा करके तुरंत उसमें आप उसका लाभ ले सकते हैं। सर आयुष्मान कार्ड से डिलीवरी और ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी संभव है क्या? नहीं, इसके लिए जो है वो सरकारी उसमें उसको, क्योंकि 163 बीमारियां ऐसी हैं जो सरकारी सुविधा में उसका लाभ मिलेगा। प्राइवेट में ये कुछ साल पहले तक था, लेकिन उसको सरकार ने बैन कर दिया क्योंकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होने लगे थे। लोग ज़बरदस्ती का वो कर करके उसका मिस यूज़ कर रहे थे, तो सरकार ने उसको कमेटी सिफारिश कर करके उसकी जाँच कराई, तो उसमें उन्होंने ऐसा एक निर्देश दिया था कि उसको हम अपने फैसिलिटी, सरकारी फैसिलिटी में ही उसकी सुविधा देंगे। सर सवाल है कि हाँ ये भी आता है कि चूंकि सर जिला अस्पताल में यदि किसी मरीज का उपचार संभव नहीं हो पाता, तो जैसा कि सर आपका कहना है कि उसे रायपुर एम्स या अन्य बड़े अस्पतालों में भेजा जाता है, लेकिन सर कुछ माह पूर्व या कुछ समय पूर्व सीएमएचओ साहब द्वारा एक निर्देश दिया गया था कि जिला अस्पताल परिसर के बाहर भी सर कुछ निजी अस्पतालों की एम्बुलेंस खड़े रहती हैं, तो अस्पताल के कर्मचारियों की मिलीभगत से सर ऐसे लोगों द्वारा अपने परिचित के अस्पतालों में ऐसे मरीजों को ले जाया जाता है, उनके परिजनों को किसी तरह से तैयार कर। हाँ, इसकी शिकायत भी लगातार आती रहती है, लेकिन अब ये जो संबंधित जिला अस्पताल के जो सिविल सर्जन हैं ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। होता तो ये गलत है, क्योंकि आप बता भी रहे हैं और मैं भी सुनते रहता हूँ, बट ये कहीं ना कहीं ये विषय जो है सिविल सर्जन और सीएमएचओ साहब के मार्गदर्शन में ही इसको सुधारा जा सकता है। उनके संज्ञान में अगर ये शिकायत आएगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसको संज्ञान में लेके कार्रवाई करेंगे। ये शिकायत आती है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सर चूँकि आपके द्वारा जब से पदभार ग्रहण किया गया है तब से लगातार आपके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है, निजी अस्पतालों का दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं तमाम तरह से व्यवस्थाओं को लेकर के, लेकिन सर इसके पूर्व ये चीज़ देखने को क्यों नहीं मिलती थी सर? अब इसके बारे में मैं कैसे बोलूं, लेकिन ये है कि अब जो भी दायित्व मुझे हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है उसका मैं निर्वाह करता हूँ। मेरे पास टीबी, लेप्रोसी और HIV एड्स के साथ साथ आयुष्मान भारत और नर्सिंग होम एक्ट है। मैं कोशिश करता हूँ अपना पूरा टीम के साथ काम करने की, उनको नेतृत्व कर करके। और अभी हमने लेप्रोसी में भी, कुष्ठ में भी अभी पूरे छत्तीसगढ़ में हमने जो है 116 नए केस निकाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हमारी जो कलेक्टर मैडम हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके मार्गदर्शन में, सीएमएचओ साहब के मार्गदर्शन में हम लोग जो है ये काम कर रहे हैं। पूरी टीम हमारा काम कर रही है और सर्वे कर रहे हैं। जितना कोई भी संक्रमित बीमारियां रहती है, जितना आप उसको अर्ली डिटेक्शन करोगे उतना अच्छा उनको ट्रीटमेंट मिलेगा। अर्ली डिटेक्शन होगा तो अर्ली हम कहीं ना कहीं नियंत्रित करेंगे उस बीमारी को। यही हाल हमारा टीबी के लिए भी है। हम टीबी में भी नोटिफिकेशन अच्छा बढ़ाए हैं और संभवतः मुझे ये विश्वास है कि हम जो 2025 में जो एक टारगेट दिया गया है तो कम से कम हम उसको बहुत हद तक नियंत्रित कर लेंगे, क्योंकि लगभग 112 गांव जो है हमने अभी टीबी मुक्त किए हैं और करीब 163 जो गांव हैं उसको हमने कुष्ठ से मुक्त किया है, और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा सर्वे चल रहा है। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि निश्चय मित्र, जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिनका डाउन है, कई लोग जो मलिन बस्ती में रहते हैं, ऐसे हर मरीज को जो जिसका 6 महीने ट्रीटमेंट चलता है टीबी का, तो निश्चय मित्र का मतलब ये होता है कि निक्षय मतलब
टीबी को ख़त्म करना। तो मित्र बन करके आप एक टीबी के मरीज को जो संक्रमित है उसको आप अडॉप्ट करिए और उसको फूड बास्केट दीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से 500 रुपये उनके अकाउंट में जाता ही है, लेकिन वो 500 रुपये उस परिवार के सदस्यों को पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये किए अपनी स्वेच्छा से। तो हमने पूरे छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में लगभग 917 के लगभग जो है हमारे निश्चय मित्र हैं, और उनको हमने बास्केट जो है लगभग 4000 के आसपास डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, और ये अभी लगातार ये कारवां चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि हम अपने गांव से, अपने ब्लॉक से, अपने ज़िले से और प्रदेश से, और हो सकता है इसी कड़ी में सब जगह अगर काम होगा तो निश्चित अपने देश से भी हम टीबी को मुक्त करने में कामयाब होंगे, नियंत्रित करने में कामयाब होंगे। सर, एक अंतिम सवाल है, चूँकि बड़े अस्पतालों पे यदि कार्रवाई की जाती है, अगर उनके द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो आप लोगों द्वारा कार्रवाई की जाती है, नोटिस जारी किया जाता है, तमाम तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। तो सर, इस कार्रवाई के दौरान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से सर राजनीतिक दबाव वगैरह का भी सामना करना पड़ता है क्या सर? बेसिकली होता क्या है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है, उनके पास अगर कोई समस्या लेके कोई जाता है तो स्वाभाविक है कि वो ये कोशिश करते ही हैं कि हमारे पास जो आया है हमारे वार्ड का या हमारे क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का, तो वो लोग इसकी जानकारी लेते हैं। लेकिन जब उनको जानकारी लग जाती है कि ये सही कार्य हो रहा है तो ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बल्कि वो इसकी सराहना करते हैं कि ठीक है, जो नियम के अनुसार उसको आप करते रहिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल शुक्ला जी, जो नर्सिंग होम एक्ट और आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी हैं दुर्ग जिले के। इनके द्वारा तमाम तरह की डॉक्टर साहब द्वारा हमें जानकारी दी गई कि किस तरह से आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज किया जाता है। साथ ही यह भी बताया गया, चूँकि डॉक्टर साहब अपनी टीम लेकर के लगातार विभिन्न अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया जाता है, और लगातार निरीक्षण के उपरांत यह देखने को मिल रहा है कि कई महीने पूर्व तक यह स्थिति देखने को नजर नहीं आती थी कि अस्पताल संचालकों द्वारा मापदंडों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है कि गंगोत्री अस्पताल जो दुर्ग में है, भिलाई का गायत्री हॉस्पिटल सहित आरोग्यम हॉस्पिटल की जो बातें कही, इस चर्चा से समझ सकते हैं कि किस तरह से गोलमाल किया जाता है निजी अस्पताल संचालकों द्वारा अपने हितों को साधने के लिए। तो निश्चित रूप से डॉक्टर अनिल शुक्ला के नेतृत्व में एक टीम द्वारा की जा रही है कार्रवाई सराहनीय है। क्योंकि एक अस्पताल के ऊपर यदि कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें खौफ की स्थिति उन अस्पताल संचालकों के बीच पैदा होती जो नियमों का पालन नहीं करते हैं और मरीजों को केवल लूटने का काम करते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब को ये भी कहना है कि इसमें राजनीतिक दबाव वाली स्थिति भी आती, लेकिन जो इस संबंध में हस्तक्षेप करते हैं उन्हें पूरी बातों की जानकारी देने के उपरांत इस तरह के जो मामले हस्तक्षेप, अनावश्यक जो हस्तक्षेप है, उनसे किनारा कर लिया जाता है। तो ये निश्चित सराहनीय पहल है। लगातार डॉक्टर साहब का कहना है इस अभियान को लगातार जारी रखा जाएगा ताकि जो मरीज हैं जिनका आयुष्मान कार्ड बना है 5 लाख का हो या 50,000 का, तो वो आयुष्मान योजना से लाभान्वित हो सके। कोइन मीडिया न्यूज़ के लिए दीपक तल्लेवार के साथ संजय दुबे।